वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर हफ्ते या हर वीक आपके लिए लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या भारत का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया था और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की थी। वही सिलसिला चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पिछले 4 वीडियोस में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमने आर्टिकल 15 को समझने की कोशिश की थी और उसके 1 से लेके क्लॉज 5 तक, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से आर्टिकल 15 क्लॉज 5 तक हमने पढ़ा था। और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम आर्टिकल 15 को ख़त्म करें ताकि हम आगे दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ पाएँ। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले कि हम किस किस चीज़ के बारे में आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था कि कैसे रिजर्वेशंस किया जा सकता है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है, कैसे औरतों के लिए और बच्चों के लिए अलग से एक प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के क्लॉज में, और क्या एरिया वाइज रिजर्वेशन हो सकता है, मतलब कि किसी स्पेशल एरिया को उसको स्पेशल प्रोविजंस दिया जा सकता है कि नहीं। और साथ ही साथ हम 2-3 केस स्टडीज़ और देखेंगे इसमें ताकि हम आर्टिकल 15 को अच्छी तरह से समझ सकें और इसको एंड कर सकें। तो हमने देख लिया था कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या कहता है। उसके बाद जैसे ही हम आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की तरफ गए तो उसमें बोला गया कि किस हिसाब से वुमेन को या औरतों को और बच्चों को स्पेशल प्रोविजंस के तहत ऊपर बढ़ाया जा सकता है। क्या आपको कोई ऐसा संविधान में कोई ऐसा कानून याद आ रहा है जिससे कि आप बोल सकें कि हाँ, इन लॉज की वजह से या इन कानूनों की वजह से वुमेन की या औरतों और बच्चों के हालात में सुधार हुआ है? तो हाँ, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसे ही आया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन होगा। मतलब कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको हर हालत में एजुकेशन दिया जाएगा ताकि उनको स्थिति में सुधार लाई जा सके। साथ ही साथ 2017 में ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट करके अमेंडमेंट आया था ताकि औरतों को उनको बेनिफिट दिया जा सके मैटरनिटी के लिए। और साथ ही साथ सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मतलब कि हमारे समाज में जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है या जिनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है वो मर्द हैं, क्योंकि वही हर चीज़ पे लीड कर रहे हैं और वही हर जगह आगे बढ़ के करते हैं। और औरतों को दबाया जाता है और उनसे ही उनको ऊपर उठाने के लिए या उनको अलग तरह से ताकत देकर उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोविजंस लाए जाते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के तहत। तो चलिए अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम लोग जो अभी जिस केस के बारे में बात करेंगे वो है राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस आप ऑल इंडिया रिपोर्टर के 2005 सुप्रीम कोर्ट एडिशन पेज नंबर 2540 में देख सकते हैं। इसमें जो यूपी गवर्नमेंट है वो कुछ गाइडलाइंस लेके आई थी। उसके तहत उन्होंने बोला था कि 50% स्टूडेंट्स जो होंगे, जो 50% कैंडिडेट्स होंगे वो साइंस स्ट्रीम से होंगे, बाकी बचे 50% जो होंगे वो होंगे आर्ट्स स्ट्रीम से। और इसके साथ 2 और चीज़ें उन्होंने जोड़ के बोली कि 50% जो होंगे वो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी और साथ ही साथ 50% जो होंगे वो मेल कैंडिडेट होंगे। अब सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये जो फॉर्मूला या ये जो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है यूपी गवर्नमेंट ने वो आर्टिकल 15 के वॉलिडिव में है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज़ की मना करता है कि आप 50% से ज़्यादा कर दें, कि बैकवर्ड क्लासेस को आप ऊपर करना चाहते हैं या किसी और को ऊपर करना चाहते हैं तो आप 50% से ज़्यादा इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। अब आगे जो आता है वो हम जैसे समझ रहे थे कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है कि उनको ऊपर उठाना है, उनके हालात में सुधार करना है, उसी के तहत एक था वुमेन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके तहत आप लोग को पता ही होगा कि कैसे वर्क प्लेस है या किसी दूसरी जगह पर है जहाँ पे औरतें काम करने के लिए जाती हैं या रुकती हैं, कुछ करती हैं, तो उनके साथ
यौन उत्पीड़न होता है, जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पे भी जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई छुटपुट मसला है, हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि आज इसके साथ ये हुआ, आज उसके साथ ये हुआ, और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ से दूर हो गए हैं। और आप सबको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, बहुत ही फेमस केस है, उसको कहते हैं हम लोग विशाखा केस के तौर पे। और जब ये केस का सुनवाई की गई और इसको डील किया गया तो उसके तहत एक गाइडलाइंस निकल के आई, जिसको हम लोग सभी जानते हैं विशाखा गाइडलाइंस के तौर पर। अब जब हमने ये देख ही लिया है कि किस हिसाब से वुमेन की अलग अलग चीज़ की गई, इसी तरह से एक सवाल बनता है कि क्या एरिया वाइज भी या लोकेशन के हिसाब से या किसी स्पेशल जगह के लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं या नहीं है। आप सभी को याद होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी सरकार ने सन 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था या आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। क्या आपको याद है कि आर्टिकल 370 क्या था? हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो था वो किसी एक स्पेशल जोन के लिए, स्पेशल एरिया के लिए बनाया गया था। वो था आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर को लेके, कि उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि वो अपने आप को कैसे बनाए रखें। और उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो और भी ऐसे कई सारे एरियाज हैं या जोन हैं या आप कह लें कि इलाके हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 371 का ए से शुरू होकर जे तक जाता है, जिसमें अलग अलग राज्य के लिए बात किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश भी है, इसमें नागालैंड है, मिजोरम है, गोवा है, और भी कई सारे राज्य हैं जिनको कई जगह पर स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो अब हमने बहुत सारे केसेस देख लिए हैं, साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया है कि किस हिसाब से औरतों को या बच्चों को बढ़ाया जाता है आगे, या किस हिसाब से अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उन सबको आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रिजर्वेशंस के लिए किस किस हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए हैं और उनको कैसे वर्कआउट किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुए जिससे कि रिजर्वेशंस और इन सब चीज़ों में बदलाव किया गया हो। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आप सभी को याद होगा कि कैसे मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन में उसकी रिपोर्ट जारी की गई और उसके तहत मंडल कमीशन ने कई सारी बातों का खुलासा किया कि किस हिसाब से शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब्स जो है या ओबीसी हैं, वो सब हमारे देश के जो पॉपुलेशन है उसमें 70% का काम करते हैं। मतलब कि टोटल 100% में से 70% जो है वो ओबीसी, एससी, एसटीज इन सबको मिला के बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे देश की आबादी या हमारे मुल्क की आबादी 100 है, तो उसमें से 70 लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एससी, एसटीज या ओबीसी से आते हैं, और बाकी 30 जो लोग बचे वो अपर उससे आते हैं, अपर कास्ट से। और इसी का असर है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की वजह से कई सारी चीज़ों का खुलासा हुआ और उसको हम आगे अभी देखते हैं। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का ही जिसमें इस चीज़ को डिसाइड किया गया था और बताया भी गया था, और ये केस है हम सब के जहन में बसा हुआ केस है। उसका नाम है इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 का केस है और इसी की वजह से सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस है उनकी स्थिति में या उनके हालात में काफ़ी सुधार हुआ, उनको आगे बढ़ाया गया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पिछले वीडियो में एक जगह पे जिक्र किया था कि कैसे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के उनके लिए सरकार जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 2019 में, और इसी के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए या सेक्शंस के लिए, और उनको दिया गया था कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या एम्प्लॉयमेंट में उनको 10% की चांसेस दी गई। 10% रिजर्वेशन दिया गया जिससे कि उनके हालात में सुधार किया जा सके और उनको अच्छे तरीके से सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट किया जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे एक सवाल उठा था जो हमने पिछले बार भी जिक्र किया था कि क्या ये अगेंस्ट नहीं हो जा रहा है, क्या हम किसी अलग एक सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं और जो जनरल लोग हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको हम कम मौका दे रहे हैं। और जब ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2019 में, तो आर्टिकल 15 में एक और क्लॉज जोड़ा गया जो क्लॉज 6 था, जो कि यही है जो हमने अभी आपको बताया।
तो चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट ओवर रिजर्वेशन की। जैसे कि अभी हमने आपको जिक्र किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट केस इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला और ये बहुत ही ज़रूरी बात उन्होंने बोली ताकि आम लोगों तक ये बात पहुंच सके। उन्होंने बोला कि आप जो सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं कर सकती। उन्होंने एक स्लैब लगा दिया, उन्होंने एक रोक लगा दिया कि आप 50% के ऊपर नहीं दे सकते रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट का रीज़न ये था कि अगर आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन देते हैं तो दूसरे लोगों के राइट्स में ख़त्म किया जाएगा या दूसरे लोगों के राइट्स में दखल अंदाजी होगी, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में सबके लिए इक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन एक सवाल बनता है यहाँ पर कि क्या कोई स्टेट, कोई राज्य अपने हिसाब से 50% के ऊपर रिजर्वेशन दे सकता है या नहीं? तो सवाल जो हमने आपसे पूछा ये था कि क्या कोई और राज्य 50% से अधिक अपने मन मर्जी से क्या दे सकती है रिजर्वेशन? तो इसका जवाब है कि हाँ, हमारे देश में या हमारे मुल्क में कुछ ऐसे प्रांत हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% के ऊपर रिजर्वेशन दिया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है कि 50% के ऊपर आप नहीं जा सकते, उन्होंने उसको ब्रीच किया है और एक्सीड करके रिजर्वेशंस तय किया है। तो हम चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं। ये सिर्फ 4 ही राज्य हैं जिसमें 50% के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है, और ये हैं तमिलनाडु जहाँ पे 69% है रिजर्वेशन, साथ ही साथ महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन है, उसके बाद तेलंगाना में 62% है और हरियाणा में 67% है। लेकिन ये रिजर्वेशन जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में है। ऐसा नहीं है कि आमी तरीके पर कर दिया गया हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है वहाँ पे इस चीज़ों को किया गया है, मतलब कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है। अब आगे जो आखिर में एक बात और बनती है वो ये है कि आर्टिकल 15 का रिलेशनशिप या रिलेशन क्या है आर्टिकल 14 के साथ। तो आर्टिकल 15 जो है वो एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो कि ऊंचे और नीचे जाति के लोगों के बीच की दीवार को हटाती है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 साफ साफ कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव को ख़त्म करता है, भेदभाव को रोकता है। और आर्टिकल 15 जो है वो अपना ताकत जो है, अपनी शक्तियाँ जो है वो आर्टिकल 14 से लेता है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसकी बात करता है। इसी के तहत आर्टिकल 15 के हमने सारे क्लॉज समझ लिए। भारत या हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा मुल्क है, इसके अलग अलग राज्य हैं इसमें, और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनके कस्टम्स या उनके कल्चर में बहुत फ़र्क है। आप अगर कश्मीर में देखें तो वहाँ का कल्चर अलग है और आप कन्याकुमारी में देखें तो वहाँ का कल्चर अलग है। इसी तरीके से अगर आप गुजरात को देखें तो वहाँ का कल्चर अलग है, और आप मिज़ोरम की तरफ चले जाएं या असम की तरफ चले जाएं तो वहाँ का कल्चर अलग है। लेकिन सब कल्चरों में, सब चीज़ों में जो एक बात आती है वो ये है कि यहाँ पे हिंदुस्तान का जो सुप्रीम लॉ है, या जो हम कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉलो किया जाता है और उसको माना जाता है। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक बहुत ही ऊंची तरजीह दी जाती है, या एक ऊंचा मकाम दिया जाता है, और लोग इसको अपने दिल से लगाकर चलते हैं। साथ ही साथ आप और हम इसी चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझें और उससे अपनी सोसाइटी में एक इक्वालिटी लेके आएँ। सोसाइटी में जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो भी चीज़ नापसंद है, उनको हम ख़त्म करें और एकजुट होकर अपने मुल्क की तरक्की में साथ दें। तो आर्टिकल 15 को हमने समझ लिया है और यहीं पे आर्टिकल 15 ख़त्म होता है। हमने आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 to लेके 5 तक देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 103rd अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया और लोगों को 10% रिजर्वेशन दी गई। तो अब अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वहाँ पे हम लाएंगे आर्टिकल 16, 17 और 18। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसी का पार्ट है और इसी के तहत आगे बढ़ता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा, हम इसमें आपको नॉलेज या जानकारी आपको दे पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन है या कोई
तरीका जिससे कि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें और आप तक पहुंच सकें, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स पर हमेशा ध्यान रखते हैं और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।